जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल पर। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की नई क्लास। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याएं इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम गिनती के लिए करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़कर प्राप्त करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पूर्णांकों का अध्ययन किया। पूर्णांकों में हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। फिर दोस्तों हमने उसके बाद पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों वह संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं और Q जहाँ पर जीरो नहीं होता। तो दोस्तों अब हम इसी चीज को अपनी आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या के बाद आता है हमारा अगला अपरिमेय संख्याएं। क्या आता है दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन होती है दोस्तों जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जो P/Q फॉर्म में नहीं हो सकती ऐसे नंबर। ठीक है दोस्तों, वो क्या होते हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, √7 या फिर 1.31415 ... तो ये सभी संख्याएं दोस्तों होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमारी कोई भी संख्या हो, 1 हो, 0.1 हो, 2 हो, 3 हो या 1/4 हो, 1/18 हो, ... ये सभी दोस्तों क्या होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने इस चैप्टर में इन्हीं वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इनको विस्तार से जानने के लिए हम अपने चैप्टर को वास्तविक संख्याओं पर ही आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अब हम वास्तविक संख्याओं के अंदर एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम आती है जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स विभाजिका प्रमेय या फिर यूक्लिड की विभाज्यता प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो दोस्तों अब हम यूक्लिड्स की विभाज्यता प्रमेय पढ़ेंगे। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। इंग्लिश में दोस्तों हम इसे लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है दोस्तों,
यदि हमारी कोई संख्या a हो और हम उसे किसी संख्या b से विभाजित करते हैं तो हमारा q कोई भागफल आता है और r कोई शेष आता है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे ही बोलते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। ये दोस्तों आता कहाँ से है? अगर कोई संख्या हमारे पास a है और हम उसे b से डिवाइड करते हैं और हमें कुछ क्यूसेंट मिलता है q और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता है r, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि a निकालने के लिए हमें b की मल्टीप्लाई q में करनी पड़ेगी और r मिलेगा। हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों, b है हमारा भाजक, q है हमारा भागफल और r है हमारा दोस्तों शेषफल। और भाजक की भागफल में गुणा करके और शेषफल को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है भाज्य। इसे ही बोलते हैं दोस्तों यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हमारा शेषफल होता है, शेषफल अर्थात स्मॉल r, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के और हमेशा छोटा होगा किससे? जिससे हम भाग करते हैं, भाजक से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो दोस्तों विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। जैसे दोस्तों मैंने माना कोई संख्या हमारे पास है 83, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं 16 से। तो हम जानते हैं हम 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 80, 16 पंजे 80 और जब इसे माइनस करेंगे तो 3। तो दोस्तों ये तो हमारा है भागफल, ये है हमारा शेषफल और ये है हमारा भाजक। भाजक अर्थात जिससे हम भाग करते हैं और इसको बोलते हैं भाज्य। तो दोस्तों इसी चीज को अगर हम यूक्लिड की थ्योरम से लिखें तो लिखेंगे हम भाज्य अर्थात 83 बराबर भाजक अर्थात 16 गुणा भागफल 5 प्लस शेषफल अर्थात 3। तो दोस्तों यूक्लिड के तरीके से इसे लिखने का तरीका होगा 16 गुणा 5 जमा 3। इसके दोस्तों हम एक और उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे हमने लिया 15 और हम इसे 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 पंजे 15, 3 5 15 और रिमाइंडर बचा 0। तो दोस्तों इस उदाहरण को लेने का मेरा विशेष औचित्य यह था जिससे कि मैं आपको यह भी बता सकूं कि हमारा शेषफल 0 भी हो सकता है। तो इस वाले एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? भाज्य बराबर 15 और उसे कैसे लिखेंगे? भाजक 3 गुणा 5 और हमारा शेष आया है 0, तो यहाँ पर शेष 0। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि हम किसी भी सवाल को, किसी भी भाज्य को जब किसी एक संख्या से भाग करते हैं तो उसका एक यूनिक अद्वितीय भागफल आता है और उसका अद्वितीय शेषफल आता है। अर्थात अद्वितीय का मतलब होता है कि यह संख्याएं कभी भी परिवर्तित नहीं होंगी, ये हर परिस्थिति में सेम ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों अब हम इस वाले अपने कथन पर काम करेंगे कि शेषफल जो है वो किस तरीके से 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। हम यहाँ पर दोस्तों अपना भाजक सुनिश्चित करते हैं कि हमारा भाजक जो है वो 5 ही रहेगा। अब दोस्तों मैं 5 को लगातार संख्याओं से भाग कर रहा हूँ। पहले मैं संख्या लेता हूँ
15। तो 5 से 3 बार भाग करेंगे, हमारा शेष आएगा 0। और अगर मैं दोस्तों 16 को 5 से भाग करता हूं तो इसका भागफल भी 3 आएगा, लेकिन यहां पर हमारा शेष आएगा 1। दोस्तों मैं शेष को समय की सुविधा के अनुसार शॉर्ट में लिख रहा हूं r, तो आप इसे समझ जाना कि ये हमारा शेषफल है। दोस्तों अब मैं अगली संख्या लेता हूं 17, उसे भाग करता हूं तो हमारा शेष आता है 2। और अगर मैं दोस्तों 18 लेता हूं और उसे भाग करता हूं तो हमारा शेष आता है 3। और अगर दोस्तों मैं 19 लेता हूं, उसे भाग करता हूं तो दोस्तों हमारा शेष आता है 4। और दोस्तों अगर मैं 20 लेता हूं तो हमारा शेष आता है 0 अर्थात 0। तो दोस्तों इन सभी उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि हम 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर भागफल 3 3 3 3 रहा, फिर जब तक 3 3 रहा तो हमारा शेष 0 से लेकर 4 तक गया और भागफल बदल गया, 4 हो गया, लेकिन हमारा जो शेष है वो दोबारा से फिर 0। और इसी तरीके से जब हम प्रक्रिया को दोहराएंगे तो हमारा शेष फिर से 1 2 3 और 4 तक जाएगा। तो इससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। यहीं से ही ये रिजल्ट निकल कर आया है कि हमारा जो शेषफल होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है और शेषफल 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको मन में ये विचार आ रहा होगा कि इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल या फिर प्रयोग हमारे लिए क्या है, हम उसको किस लिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको यह हम सुनिश्चित करते हैं कि ये जो आपकी विभाजन प्रमेय है इसका इस्तेमाल आपकी अभ्यास के अंदर या आपके इस पाठ के अंदर इसलिए होगा क्योंकि यह जो है हम इसका इस्तेमाल में से क्या अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोस्तों क्या नाम है, में से, इसे लिखते हैं HCF। इसका इस्तेमाल दोस्तों HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।